हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हमें स्टार्टिंग में लिथोस्फीयर प्लेट के बारे में बताया हुआ है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर क्रस्ट का पूरा पोर्शन होता है जिसमें कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों ही मिलकर जो पार्ट बनता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर जो है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में बटा हुआ है जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। और जो ये प्लेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी कि हर साल कुछ मिलीमीटर ही ये मूव करती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो हमारी प्लेट्स हैं वो मूव इसलिए करती है क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। और जो मॉल्टन मैग्मा है हमारी अर्थ के अंदर ये एक सर्कुलर मैनर में जो है ना मूव करता है, और इतना स्लोली मूव करता है जिस कारण से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट की वजह से हमारी अर्थ की सरफेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज। यानी कि ये जो चेंजेस होते हैं हमारी सरफेस पर, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ फोर्सेज होते हैं जो हमारी अर्थ के अंदर लगते हैं, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज। और कुछ फोर्सेज जो होते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पर लगते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं कई बार ये जो चेंजेस होते हैं वो इतने स्लो होते हैं और कई बार इतने सडन होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि स्लो मूवमेंट्स में क्या होता है, कि अगर हम स्लो मूवमेंट्स की बात करें तो स्लो मूवमेंट्स में जैसे हमें पता है कि हमारी जो प्लेट्स है वो मूव कर रही हैं, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं। और सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स ये होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। ये कौन करता है? रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इनकी वजह से होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, यानी कि जो फोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर से लगते हैं, तो उसमें कई बार तो ये सडन होते हैं और कई बार इतने स्लो, बहुत स्लो होते हैं, जिसमें स्लो में और क्या कहते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, यानी कि माउंटेन्स बनते हैं। और सडन में अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स आते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जब अर्थक्वेक और वॉल्केनोस आते हैं, यानी कि भूकंप और जो ज्वालामुखी फटते हैं, उसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस पे बहुत सारा नुकसान होता है। आगे आता है, A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। यानी कि वॉल्केनो क्या होता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट पर एक बहुत बड़ा सुराख सा होता है, ओपनिंग होती है, जिसमें से मॉल्टन मैग्मा जो है अर्थ क्रस्ट पर आता है। अब देखो, जो मॉल्टन मैग्मा है वो मेंटल में है, और जब वो बाहर आता है तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। यानी कि मैग्मा जब अंदर होता है अर्थ के तो वो मैग्मा होता है, और मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। तो ये वोल्केनो क्या है? एक वेंट क्या है? एक बहुत बड़ा सुराख सा है, ओपनिंग है, जिसमें से मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है। ये वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। इंडो मीन्स इनसाइड, और एक्सो मीन्स आउटसाइड, और जेनिक ओरिजिन, यानी कि जिसकी उत्पत्ति जो है, जिसका ओरिजिन इनसाइड से, यानी कि अंदर से है, उसको हम एंडोजेनिक बोलते हैं। और जिसकी उत्पत्ति बाहर ही हुई है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जो हमारी प्लेट्स हैं ये कई बार क्या है, प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फ्रिक्शन होता है, तो कई बार इनके टकराने से ना वाइब्रेशन होती है, और दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। और इस वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? हम अर्थक्वेक कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो ये इनके टकराने से जो है ना सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोकस। जहाँ पर क्या होता है? फोकस। उस फोकस पर जो है सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण ये अर्थक्वेक आते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि जहाँ पर ये दो प्लेट टकराती हैं, वहाँ पर क्या होता है? उसको हम कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर। यानी कि फोकस के ऊपर, ठीक ऊपर जो है वो एपीसेंटर होता है। देखो, सिंपल सी बात है, जो चीज़ पास होगी वो चीज़ ज़्यादा हिलेगी और नुकसान भी उधर ज़्यादा होएगा।
और जो चीज़ दूर होगी उस कम हिलेगी और नुकसान भी कम होएगा। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, यानी कि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में बाहर की तरफ। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो ज़्यादा नुकसान होता है वो कहाँ होएगा, एपिसेंटर पे होएगा, क्योंकि उसके ठीक नीचे ही तो फोकस है, और जितना दूर जाएंगे उतना जो है वो कम होता जाएगा। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये देखो, ये दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। ये आपस में टकराई और ये देखो ये फोकस हुआ, और फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री पे क्या होता है, एपिसेंटर होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है सिस्मिक एनर्जी रिलीज हुई है फोकस पे, और ये जो है वेव्स की फॉर्म में फैल रही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, 3 टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक वेव्स के। पी वेव्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, इसको हम एस वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं और सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। एल वेव्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप देख रहे हो। एक बार फिर से हम इसको फिर से करते हैं कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जहाँ पर वो टकराएंगी वो एक सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है, और वो क्या होता है, फोकस, जिससे वाइब्रेशन होएगी। जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो वाइब्रेशन होती है, और उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जहाँ पे ये टकराई हैं। और इसके ठीक ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर, क्या होता है, एपिसेंटर, ठीक है। आगे चलते हैं। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand, यानी कि हम earthquake की जो है ना वो भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम earthquake आने से पहले या हम थोड़ा बहुत जो है प्रिपेयर हो सकते हैं। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो भविष्यवाणी से जो है, भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ हम एनिमल के बिहेवियर्स को देख के जो है हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, मतलब बेचैन हो जाती है फिश पॉन्ड्स में, ठीक है। स्नेक कम टू द सरफेस, स्नेक्स जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं, यानी कि अर्थ पे आ जाती है बाहर अपने होल में से निकल के। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ, अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये अर्थक्वेक की केस स्टडी दे रखी है, जिसमें गुजरात में भुज में जो है 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को जो है ना 6.9 रिक्टर स्केल पर जो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। डू यू नो पढ़ते हैं, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप की जो भविष्यवाणी पता करना तो हमें मुश्किल है, लेकिन हम जो है भूकंप को मापने की मशीन, एक भूकंप के मापने की मशीन आती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये सिस्मोग्राफ है, यानी कि जो हम ये भूकंप को, यानी कि अर्थक्वेक को मेज़र करते हुए हम रिक्टर स्केल से करते हैं, ठीक है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल, यानी कि 2.0 का होगा तो बस हमें पता ही चलेगा। रिक्टर स्केल पे जैसे 2, 5, हमने सुना है कि 2 रिक्टर स्केल पर आया है, या 3 पे आया है, 5 पे आया है, 7 पे आया है, तो 10 तक होते हैं ये। इट मीन्स अगर 2 पे आया तो बस हमें पता ही चलेगा कि हाँ कुछ हलचल सी हुई है। उसके बाद अगर अर्थक्वेक 5 रिक्टर स्केल पे क्या आता है, 5 रिक्टर स्केल का आता है, तो क्या होगा, कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, यानी कि चीज़ें जो है वो गिरने लगेंगी। और 6 पे हो या 7 पे हो तो बहुत ज़्यादा भारी तबाही होती है इससे। जैसे कि हमने ये देखा कि भुज वाला जो है 6.9 रिक्टर स्केल पर आया था, यानी कि जिससे देखो आप ये इमेज में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें। तो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले हम प्रिपेयर हो सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे अगर हम, तो जैसे कि सेफ स्पॉट। अर्थक्वेक जब आए तो हमें जो है सेफ जगह पर जाना चाहिए, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, यानी कि हमें किचन काउंटर के अंदर मतलब कि छिप जाना चाहिए, और टेबल या डेस्क के नीचे चले जाना चाहिए अगर भूकंप एकदम से आ गया और हमारे पास कोई भी सेफ्टी नहीं है, कि हम बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे तो जब भूकंप आता है हमें खुले स्थान पर जाना चाहिए। एंड अगेंस्ट
एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमें जो ये हमारे कॉर्नर होते हैं या वॉल्स होती हैं, इधर पिलर्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे नुकसान कम होएगा। इस तो आप इधर जाके खड़े हो सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, हमें दूर रहना चाहिए किससे, फायर प्लेसेस से, एरिया अराउंड चिमनीज, चिमनीज वाली जगह से, विंडो, क्योंकि अगर बहुत तेज़ भूकंप आया तो विंडो की जो शीशी हैं वो टूट के आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। पिक्चर से, पिक्चर फ्रेम से। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। यानी कि पहले से हमें प्रिपेयर होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को मतलब कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए हमें, ठीक है। अब आता है मेजर लैंडफॉर्म्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम अर्थक्वेक तक ही कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।